नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, यानी उस रोने धोने का तो फ़ायदा नहीं है, वो जो मनाज़र हैं वो तो हम देख भी नहीं सकते। सवाल मेरा आपसे टेक्निकल है और आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर। हमास की जो मिलिट्री पावर है वो जितनी भी है, और दूसरी तरफ जो वो ग्राउंड ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि वो उधर भी मोरल बड़ा लो है, प्रिपेयर्डनेस नहीं है, नेतान्याहू बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है, बच्चे तो मर रहे हैं, वो उनका हम क्या रोना रोएं। तो इनके पावर बैलेंस को आप क्या समझते हैं? इस मिलिट्री माइट से क्या इजराइल तहस नहस कर सकता है हमास को? जनरल साहब जी नहीं, किसी ख्याल को ख़त्म करना ताकत के बस में नहीं होता भाई साहब। और ये जो ख्याल है फ़लस्तीनियों में और जो समझ रहे हैं, और राइटली मैं समझता हूँ कि उनका ये जो क्लेम है बिल्कुल सही है कि उनको बेघर कर दिया गया, फिर उसके बाद उनको वो आहिस्ता आहिस्ता खींच के स्टेज पे ले आए हैं। तब अगर इब्राहिम अकॉर्ड्स जिसकी बात चल रही थी, उनका ख्याल ये था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर ये फाइनल हो जाएंगे, तो इनको ये डर था कि भाई हमारा तो काम ख़त्म हो जाएगा इसमें। वो हमास हो, फ़लस्तीनी हो, किसी भी शक्ल में हो, उनका ख़त्म होना ठहर गया है एज़ फार एज वेस्टर्न पावर्स आर कंसर्न, USA is concerned और इसराइल कंसर्न। वो इस वक्त अपने आप को किसी और फ्रेम में रख रहे हैं। आज आपने शायद आर्टिकल नहीं सुना जो नेतन्याहू ने एक आर्टिकल लिखा है, उसने कहा ये बैटल ऑफ सिविलाइजेशन है, ये हम जीत कर रहेंगे। और उसका जो एड्रेस था उसको हमास से और ईरान से वो जोड़ रहा था कि अगर ये जीत जाएंगे तो फिर हमारा मसला बहुत बिगड़ जाएगा। लेकिन वो ये दूसरी तरफ ये कहने में नेचुरली वो बात नहीं करेंगे कि जो उन्होंने UN में पिछले जाके नक्शा अनफोल्ड किया कि जो आइंदा की जो सियासत है मशरिक़ वस्ता की, वो इसराइल के राउंड पिवट करेगी। आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो अब वो बसरा से गजा की पट्टी तक नहीं रह गया, बात बहुत आगे तक जाएगी और वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। और हमारे जो बरदर इस्लामी ममालिक हैं अगर उस बात को नहीं समझ रहे तो इनकी गलती है उनकी। और हमास इस वक्त अगर आप देखिए तो जंग सिर्फ वो फ़लस्तीनियों के नहीं लड़ रहे, वो जंग इससे बड़ी है जिसमें बैटल ऑफ सिविलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, और इसको ये वार ऑफ सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि हमास की जितनी भी ताकत है वो इतनी है कि इजरायली ग्राउंड फोर्सेज। अच्छा जनरल साहब, गुजारिश है कि इसराइल की जारियत और बर्बरियत, मासूम बच्चों पर बमबारी, हस्पतालों पर, स्कूलों पर, ये तो पूरी दुनिया मनादर देख रही है और आप हमसे ज़्यादा इसको समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसराइल के वज़ीर आज़म और अमेरिका कहते हैं हम जंगबंदी नहीं करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसमें मुस्लिम उम्मा क्या किरदार अदा कर सकती है, और क्या ये जंग फ़लस्तीन और इसराइल से निकल के आगे भी जा सकती है? जी वो इस करते ही आगे जाएगी जंग। ये अगर हमास को यहाँ शिकस्त हो गई, जो इनका ख्याल ये है और जो मुझे नज़र नहीं आता कि मुमकिन होगा इनके लिए, तो जंग आगे जाएगी। क्योंकि जब वो बैटल ऑफ सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं वो लोग? आप देखें, एक तरफ पूरी मगरबी ताकतें हैं, वो खड़ी हैं पूरे जोर के साथ इसराइल के साथ, जंगबंदी पर तैयार नहीं हैं, और वो बड़े खुलेआम जो किसी इंसानियत का कत्ल हो रहा है उसको वो ना सिर्फ सपोर्ट कर रही हैं उस कत्ल को, बल्कि उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रही हैं उसमें। तो क्या वजह है इस चीज़ की? किससे लड़ रहे हैं वो लोग? हमास को तो कंट्रोल करने से ज़्यादा मुश्किल नहीं होना था उनके लिए अगर वो सही तरीके से काम करते। जंग तो कोई बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं वो लोग। ये आज ही मैं एक और बयान भी पढ़ रहा था, चीन के, रूस के जो वज़ीर दिफा हैं वो चीन गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है दुनिया, इसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इशू ये है कि क्या मगरबी ताकतें ये बात समझती हैं कि वो हमास को इस तरीके से दबा लेंगी? अगर हमास की तरफ बढ़ते हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव होता है, हिजबुल्लाह तैयार खड़ी है। जनरल साहब, आपका तजुर्बा क्या है? खुदा न खास्ता जो आपने बड़ी अहम बात की, ये एटमी जंग की तरफ जा रही है, तीसरी जंग अजीम होने जा रही है। डू यू थिंक ऐसे हालात हैं कि ये नौबत आ जाए, खुदा न खास्ता अगर अमेरिका या मगरबी ममालिक होश के नाखुन नहीं लेते? देखिए, अगर वो होश के नाखुन नहीं लेंगे तो चीन का इंटरेस्ट है यहाँ पे, रूस का इंटरेस्ट है यहाँ पर, और फिर किसी न किसी स्टेज पे हमारी जो इस्लामी जितने बहादुर मुल्क हैं इनको भी होश तो आ जाएगी ना कि अभी तो उन्होंने अपने हाथ पांव बांध के इसराइल के सामने बैठ गए हैं वो लोग, कल उनके साथ होगा क्या? अगर ये दुनिया खड़ी हो गई है और जिसका शय अगर इसराइल आता है हमास की तरफ ग्राउंड ऑफेंसिव लेकर, हिजबुल्लाह आएगी बीच में,
जब हिजबुल्लाह बीच में आएगी तो जंग तो फैल गई ना खुद ही, एक तरफ साउथ में एक तरफ और नॉर्थ में दूसरी तरफ। तो जब ये जंग बढ़ेगी तो इस जंग में बढ़ने में सब इसमें लपेट में आ जाएंगे। तो जंग पे बढ़ने के बहुत ज़्यादा खदशात हैं। और मगरबी दुनिया का ख्याल ये है कि चूँकि रूस इस वक्त यूक्रेन में फंसा हुआ है और चीन को उन्होंने दबाया हुआ है ताइवान की तरफ, इसलिए शायद नहीं होगा बात। लेकिन वो बात समझ नहीं रहे कि रूस यूक्रेन में शिकस्त नहीं खा रहा, यूक्रेन की फौज तकरीबन ख़त्म होने के करीब है ये, और ताइवान को घेर के रखा हुआ है चीन ने, और चीन के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं हुआ इनके लिए। तो मसला तो सबको समझ आ रहा है क्या है ये, लेकिन इस तरफ जाना चाहते नहीं है। उनका ख्याल ये है कि इस तरीके से धौंस धांधली से इसे कत्लेआम करके इंसानियत का शायद सबको दबा लिया जाएगा इस फेज़ में, और नेक्स्ट फेज़ में फिर आगे बढ़ेंगे वो। मेरा नहीं ख्याल कि उस फेज़ की बारी आएगी जब तक अगर हिजबुल्लाह बीच में कूद गई, जिसका मतलब है कि ईरान और जिसका मतलब है रूस, तो फिर आप देखिए कि हालात कहाँ तक जाएंगे इसमें। अच्छा जनरल साहब, एक और पहलू, अभी आपने कहा कि इन्होंने ये ड्रामा और फ्रॉड पहले भी किया था। सैमुअल हंटिंगटन की किताब जब आई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो भी एक फ्रॉड साबित हुआ और 2 नंबर काम था। ये भी जाहिर है यही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त पूरी मगरबी दुनिया में और इवन इजराइल में शदीद नफरत है नेतान्याहू के खिलाफ और शदीद रेप्रेशन किया। मुझे जर्मनी से किसी बंदे ने एक वीडियो भेजी कि कितनी बुरी तरह पीटा गया खुद जर्मन लोगों को जिन्होंने फलस्तीनी फ्लैग उठाए हुए थे। ये फैक्टर कितना अहम हो सकता है, और क्या इन्वॉल्व, आप जो कह रहे हैं, मैं चाहूँगा दोबारा इस पर, चाइना और प्यूटन इसमें कितने हद तक इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, नेक्स्ट स्टेज पे अगर ये नहीं रुकता इसराइल, और इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आज एक इसराइली जनरल है, उसके बेटे का मैं बयान सुन रहा था, उसने कहा कि ये इसराइली डिफेंस फोर्सेस दुनिया के सबसे बेहतरीन टेररिस्ट फोर्स है, ये पूरी तरह इक्विप्ड भी है, आर्म भी है और लाइसेंस भी है टू किल इसका। तो रूस का बीच में आना लाजमी है ना। रूस ने सीरिया को नहीं बचाना, रूस ने लेबनान को नहीं बचाना, चीन ने अपने जो इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में वो नहीं बचाना उन्हें। चीन ने जो ईरान के साथ जिसके मुआहदात किए हुए, क्या वो उससे पीछे हट जाएगा? जिसके चीन ने ईरान और सऊदी अरबिया के दौरान एक पुल का किरदार अदा किया कि उससे पीछे हट जाएगा उससे। जी बट साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं मैंने कहा जी जनरल साहब, ये आपने कहा कि ये बड़े वेरी सिग्निफिकेंटली यू हैव पॉइंटेड दिस आउट कि जाहिर है कि सीरिया में उसका जो इन्फ्लुएंस है और वो अभी इस तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद, तो जाहिर वो आएंगे। टर्की भी आप समझते हैं कि, और टर्की और ईरान का क्या रोल हो सकता है इस सिलसिले में, इफ इट ये अगर ये एग्रेवेट होती है और ये आगे बढ़ती है तो? देखिए, तुर्की अपने लिए खतरा महसूस कर रहा है। पिछले दिनों जब वो अपने 100 साल जश्न मना रहे थे तो प्रेसिडेंट एर्दोगान ने बड़ी क्लियरली उन्होंने बात की थी इस चीज़ की, और उन्होंने कोई लिपटी छोड़ी नहीं थी इसमें। बड़ा जाहिर था कि अगर ये बात नहीं रुकी तो उनको बीच में कूदना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा उनको। और ईरान के तो स्टेक्स हैं इस रीजन में, ईरान कभी पीछे हटने को तैयार नहीं है अभी तक भी। और ईरान, देखिए, अगर लेबनान में ईरान का ये हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचता है या हमास यहाँ से ख़त्म होती है तो नेक्स्ट टारगेट कौन है? ईरान है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है टारगेट। हम क्यों अपने आप को इस तरफ लाने से हिचकिचा रहे हैं? साहब ने बड़ी अहम बात की। तो क्या इस सिलसिले में मुस्लिम उम्मा एक हो सकती है अगर इन हालात में, अगर ये नहीं होते तो बादी नजर में तो फिर किसी और की बारी है कल? जी बिल्कुल, इकट्ठा होना इनके लिए एक मजबूरी बन जाएगा। अब अगर इकट्ठे नहीं हो रहे तो जितनी देर से इकट्ठे होंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा ये। उसके बाद शायद इनमें इतनी सकत भी ना रहे, क्योंकि सऊदी अरेबिया जिस तरीके से बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, उसको सऊदी अरेबिया को भी ये बात समझ आना शुरू हो गई है शायद, और मैं समझता हूँ आनी चाहिए उसको। अगर वो इससे पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपने जो इस्लामी मालिक हैं मिल के उन्होंने काम नहीं किया इसमें यहाँ पे, तो नुकसान तो फिर सबका होगा, बारी तो आएगी अगली लोगों। और ये जो जनरल साहब एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव आ गया था और सारे लग रहा था वल्नरेबल हो गए हैं कुछ मुल्क, बहरीन, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ये तो बिल्कुल प्रोजेक्ट फारग ही नहीं हो गया इस सारे इवेंट के बाद? जी बिल्कुल, जो पहले उन्होंने कहा था डील ऑफ द सेंचुरी जो ट्रंप साहब लेके चले थे वो नहीं चली उनकी। उसके बाद उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड्स किए, इनके जो दामाद थे जैरेड कुशनर साहब, उन्होंने मिलके, अब वो तकरीबन खत्म हो चुका हुआ है। वो प्रोजेक्ट जो इब्राहिम अकॉर्ड्स वाला था वो मेरा ख्याल है दैट इज डेड। उसको रिवाइव करना इम्पॉसिबल है उस वक्त तक जब तक ये बाकायदा फ़लस्तीनियों की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक मामलात नहीं चलते इसमें। बड़ी साहब आपका सवाल है एक, मैं लास्ट सवाल, ये जो इजिप्ट है वो भी हम जानते हैं पपेट गवर्नमेंट ही है वहाँ पर भी,
लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट भी जो हैं वो अगर वो आगे निकल के आ जाते हैं, और आप जानते हैं कि एक ही रास्ता है इधर से पैलेस्टाइन को जो भी बचा खुचा गजा है, तो वो क्या आप समझते हैं कि वो एक तजब्जुब में ही रहेंगे? जी भी तो तजब्जुब में है, वो अंडर प्रेशर भी हैं वो। और मत भूलिए कि अख़वान मुस्लिमीन ख़त्म नहीं हुई है इजिप्ट में, और वो भी अपने आप को इस तरीके से मुनज़्ज़म कर रहे हैं। जितने भी ये राइट विंग जितनी भी जमातें हैं अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, वो सारे अपने आप को देखिए कि एक तरह से मुनज़्ज़म कर रही हैं। और वो किसी न किसी स्टेज पे इजिप्ट ने भी जो इस वक्त जो भी पपेट हुकूमत है उसको भी सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मामलात तो इजिप्ट को भी पता है क्या हो रहे हैं इसमें, और वो अगर एक पपेट हुकूमत को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो मामलात यहाँ तक नहीं ठहरेंगे इसमें। इजिप्ट को भी इसमें जनरल साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये अफगान एग्जॉडिस यानी हमने कर दिया और आज उसकी डेडलाइन खत्म भी होगी, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ और इसमें हम किस हद तक सक्सेसफुल होंगे और इससे हमें स्ट्रेटजिकली क्या फ़ायदा होगा? देखिए स्ट्रेटजिकली दो फायदे हैं। एक तो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अफगान महाजरीन ने आकर पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक पे कब्जा किया हुआ था, मैं हैरान हो गया। मैं लंडे बाजार गया था पिछले इतवार को, वहां पर मैं हैरान हो गया कि देख के सब दुकानदार मेन सारे जो है वो ये अफगान है सारे वहां पे, और बाकी आप देख लीजिए मेन लाहौर की प्रॉपर्टीज में भी उनका कब्जा है इसमें। तो ये जो पाकिस्तान की जो ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक जो है हमारी इस लेवल पे, उस पर जिस तरीके से अफगान मुसल्लत थे, वो अपने आप को उससे पीछे हटाने में इनको टाइम लगेगा। जब ये निकलते हैं यहाँ से तो आप देखिए पाकिस्तान के अंदर भी फिर बहुत सारी चीज़ें और चेंज होंगी इसमें। एक जो खास एक नैरेटिव बनते हैं वो नैरेटिव लोग बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसमें डिफिकल्टीज हैं, इसमें चैलेंजेस हैं बहुत, और ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है जो स्टेट ने अपने जिम्मे लिया है। इसमें अभी तक जो लोग निकले हैं जिसके बारे में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी बयान आता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये आप जानते हैं कि इनकी सारी जो है इलेक्ट्रल बेस वो पख्तून है, तो वो उधर से आप क्या समझते हैं, क्या रिस्पांस आएगा? देखिए फजलुर रहमान साहब इस वक्त चूंकि एक खास किस्म का मुल्क में वो माहौल है, वो बोल नहीं रहे, लेकिन उनको ये बात इंतहाई नापसंद होगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी सारी जो पॉलिटिकल बेस है वो इसी बात पर है। अगर आपको याद हो जब उन्होंने एक जगह खड़े होकर बयान दिया था कि ये क्या समझते हैं, हमने तो अमेरिका के नाक जो चने चबवा दिए थे, तो ये लोग क्या समझते हैं। मैंने फौज को बाकायदा थ्रेट किया था उन्होंने, किस बेस पे थ्रेट किया था उन्होंने,